Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. हम ऑलरेडी मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट कर चुके हैं वीडियो नंबर 88 से, लास्ट वीडियो से। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन हुआ था दैट वाज अ जनरल डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन एंड सम बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन, राइट। तो आज से हम डीसी मशीन अपना जो टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक, दैट वी विल बी स्टार्टिंग डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन आज से हम शुरू कर रहे हैं। डीसी मशीन बेसिकली दो टाइप की होती है। इसमें पहला होता है डीसी मोटर, दूसरा होता है डीसी जनरेटर, राइट। एक डीसी मोटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। डीसी मोटर दैट मीन्स कि वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग द मोटर, एंड थ्रू द जनरेटर वी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि जनरेटर जनरेट नहीं करता, एक्चुअल में ये सिर्फ कन्वर्ट करता है ऑलरेडी अवेलेबल एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद जनरेटर अपने प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से करंट का फ्लो हमें मिल जाता है, राइट। एंड सिमिलरली फॉर मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट करते हैं, और उसके आउटपुट पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, वो होता है मैकेनिकल आउटपुट। दैट मींस वी यूज दिस मोटर फॉर सम पर्पस, फॉर सम वर्क के लिए हम इसके पावर को, मोटर के थ्रू जो पावर मिल रही है हमें आउटपुट साइड पर, उसको हम यूज कर सकते हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए तो इन दोनों टाइप की मशीन्स के कंस्ट्रक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। जब हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन का तो देन यू विल सी कि देयर इज नो सच डिफरेंस इन बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, क्योंकि एक मोटर को एज ए जनरेटर और एक जनरेटर को एज ए मोटर यूज किया जा सकता है, राइट। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेटिस्फैक्टरी दोनों एक दूसरे के एज ए मशीन, मोटर और जनरेटर आपस में एक दूसरे की तरह से वर्क कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो सच डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन कि उसका दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, देयर इज नो सच डिफरेंस एट ऑल एक्सेप्ट द एनक्लोजर, राइट। मोटर को अगर आपने देखा होगा तो मोटर पूरी तरह से एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, राइट, टोटली एनक्लोज्ड होता है ये। लेकिन जो जनरेटर्स हैं वो यूजुअली ओपन होते हैं या फिर पार्शियली एनक्लोज्ड होते हैं, राइट। तो मोटर्स और जनरेटर में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस बस इतना ही है कि जो फ्रेम है मोटर और जनरेटर का, उस फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और जो मोटर है वो पार्शियली और टोटली एनक्लोज्ड होती है, जबकि जो जनरेटर है वो पूरी तरह से ओपन होता है, उसका जो एनक्लोजर है वो ओपन रहेगा। क्योंकि अगर वर्किंग वाइज देखा जाए मोटर और जनरेटर को, तो जनरेटर का जो प्लेस होगा, जहां पर भी आप जनरेटर को प्लेस करते हैं, एक्चुअली जनरेटर का काम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके देना है, तो आप जनरेटर को हमेशा एक सेफ प्लेस पे रखेंगे जहां से आप वायर के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर लेंगे। इसलिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके लिए सुटेबल होती है, हम पूरी तरह से उसको एक बेटर एनवायरमेंट देने की कोशिश करते हैं। बट इन केस ऑफ मोटर को आप ऐसे कहीं भी दूर नहीं रख सकते या सेफली प्लेसेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि एक्चुअल जहां भी मोटर का वर्किंग होगा वो वहीं पर ही लगेगा। वहां पर डस्ट हो सकता है, वहां पर सनलाइट हो सकता है, वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन जो मोटर के लिए होंगी वो हम वहां पर नहीं देखेंगे। तो इसलिए मोटर का जो एनक्लोजर है वो एक पूरी तरह से टोटली क्लोज्ड होता है, जिससे उसको बाहर की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उससे इनसाइड पार्ट्स को सेव किया जा सके, बचाया जा सके। तो दैट इज द रीजन कि जो एनक्लोजर है दोनों मशीन्स का, उसमें बेसिक यही एक डिफरेंस पाया जाता है। सो ओवरऑल अगर डीसी मशीन का यूजेस देखा जाए, एज एन इंट्रोडक्शन, अगर डीसी मशीन्स के यूजेस की बात करें तो अर्लियर अगर लास्ट 30 40 या 50 इयर्स पहले की बात करें तो डीसी मशीन का जो एप्लीकेशन था वो सबसे ज्यादा पाया जाता था, बिकॉज डीसी मशीन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसका जो वर्किंग उसका जो स्ट्रक्चर है डीसी मशीन का वो कुछ इस तरह से है कि उसकी जो स्पीड कंट्रोल है दैट कैन बी इजिली डन। स्पीड कंट्रोल दैट मींस कि हम मोटर की जो स्पीड है, जो रोटेशन पर मिनट है, जितनी स्पीड से मशीन घूम रही है, उसको बहुत फाइनली कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनली कंट्रोल करने का मतलब है कि आप जितना चाहे उतना स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पहले 40 50 सालों पहले एसी मशीन्स में नहीं था, लेकिन आज की डेट में बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी है हमारे पास कि उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने
एसी मशीन्स को उस तरह से मॉडिफाई कर लिया है, उतना कैपेबल बना लिया है कि अब वो भी डीसी मशीन की तरह ही हमें स्पीड कंट्रोल ऑब्टेन करके दे रही हैं। इसीलिए बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर डीसी मशीन को रिप्लेस करके एसी मशीन को दे दिया गया है। बट स्टिल देयर आर सम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज जहां पर आज भी डीसी मशीन्स यूज होती है। जैसे आप ट्रैक्शन में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं रेलवे के, वहां पर डीसी सीरीज मोटर एक टाइप होता है मोटर का, ये डीसी सीरीज मोटर वो वहां पर जनरली यूज में आती है। ठीक है, तो मोटर की तो बात ये है कि हम इनको इस तरह से यूज करते हैं। बट वहीं अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर जो आउटपुट देगा वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डीसी देता है। ठीक है, तो आज की डेट में अगर डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन हम फाइंड आउट करें तो दैट इज हार्ड टू फाइंड, बिकॉज अगर हमें डीसी की जरूरत है तो हम आसानी से एसी जनरेटर को यूज करके विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि एक कंपैरिजन अगर एसी और डीसी जनरेटर का करें तो एसी वाला जो जनरेटर है वो ज्यादा कंस्ट्रक्शन वाइज और वर्किंग वाइज वो ज्यादा बेनिफिशियल और एडवांटेजेस होता है एज कम्पेयर टू डीसी जनरेटर। इसीलिए हमेशा डीसी मशीन को एसी मशीन से रिप्लेस करने के कुछ आइडियाज देखे जाते रहे हैं, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से वी हैव ऑलरेडी रिप्लेस्ड डीसी मशीन्स विद एसी मशीन्स इन सो मेनी एप्लीकेशंस इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की तरह से यूज किया जा सकता है। बट चूंकि डीसी मोटर अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, अगर उसको कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक चलाना है, बट एज ए जनरेटर एक मोटर बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम तक कर सकता है जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। अगर आप चाहें कि हम टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि वेदर इट वर्क्स और नॉट, तो इट विल वर्क डेफिनेटली। But if you want to work a motor as a generator for a long time, that is not at all possible, right? Because there are so many things जो आती हैं वर्किंग में, परफॉर्मेंस में देखने में आती हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर ऑब्टेन नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर डीसी मशीन की बात करें तो दीज आर द थिंग्स व्हिच इन्वॉल्व्स इन अ डीसी मशीन, राइट? नाउ हम सबसे पहले डीसी जनरेटर के बारे में अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीसी मोटर को हम उसके बाद स्टडी करेंगे, फर्स्ट वी विल कवर दिस डीसी जनरेटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर बेसिकली अगेन हम कहेंगे कि इट कन्वर्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये फंक्शन होता है किसी भी जनरेटर का। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसका अगर आप जनरल वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल सा वही वर्किंग प्रिंसिपल है जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने के लिए कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास एक फ्लक्स और एक कंडक्टर, इन दोनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज रोटेटिंग नेचर की है, ऑल्टरनेटिंग नेचर की है, तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? तो यहाँ पर भी सेम वही वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, और जो भी ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होता है, दैट ईएमएफ इज बेसिकली कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईएमएफ, वन इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमने ये डिस्कस किया है, आई थिंक सेकंड चैप्टर में डिस्कशन किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। So जो statically induced EMF है, that is produced in case of transformers because there is no rotating part. So it is produced in case of transformers, and this dynamically induced EMF is called is generally produced in rotating machines, like in generator. Generator के केस में जो EMF produce होगा, that will be known as dynamically induced EMF. Also जो जनरल वर्किंग प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है किसी भी जनरेटर का, वो क्या है? Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, ऑल्सो जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, सॉरी नॉट लेंज लॉ, यहाँ पर जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उससे इसकी डायरेक्शन हमें पता चल जाती है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ये तो दो लॉज एप्लीकेबल हैं इन केस ऑफ ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस की अगर बात करें, हम एक जनरल प्रिंसिपल की बात करें, तो दीज आर द थ्री थिंग्स। Also some essential components of a generator to produce EMF. Essential जो components हैं, those are the three components.
जो मस्ट है किसी भी मशीन के लिए। नंबर 1 इज मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वहां पर इन्वॉल्व होगा। नंबर 2 इज कंडक्टर्स इज ए मस्ट थिंग, कंडक्टर हो या फिर ग्रुप ऑफ कंडक्टर हो। एंड द थर्ड थिंग इज वी मस्ट हैव मोशन ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि एक रोटेटिंग पार्ट होना चाहिए जो इन कंडक्टर्स को रोटेट कर सके। मोशन ऑफ कंडक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज देयर मस्ट बी वन थिंग शुड बी स्टेशनरी, इन दोनों में से एक चीज स्टेशनरी होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रोटेशन है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में रोटेशन होना चाहिए, होना जरूरी है, तभी हमारे पास जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस हो सकता है। राइट, तो दीज आर द थ्री मेजर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी मशीन जो ईएमएफ को इंड्यूस करती है। Now let us see the working principle of DC generator. Working principle of DC generator. ठीक है, for this purpose consider a diagram. This is the diagram here. In this diagram what we see, we have two magnets. One is this magnet N, one is this magnet S. ठीक है, हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट के बीच में एक स्क्वायर शेप ऑफ ये जो रोटेट करेगा ऑन द एक्सिस ऑफ ए बी, जो रेड कलर में ए बी लिखा हुआ है, इस एक्सिस के थ्रू ये जो पोर्शन है ये रोटेट करने वाला है। ठीक है, तो ये है सिंगल लूप ऑफ कंडक्टर, दिस इज सिंगल लूप ऑफ कंडक्टर्स इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये और दोनों साइड पर जो नॉर्थ और साउथ पोल है, दोज आर द अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट, राइट। तो ये जो सिंगल लूप ऑफ कंडक्टर है, इट हैज टू रोटेट इन बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स अक्रॉस द एक्सिस ए बी, जो रेड कलर से ए बी मार्क्ड है उसके अक्रॉस ये रोटेट करेगा। नाउ दिस लूप ऑफ कंडक्टर्स हैव टू रोटेट लाइक दिस, इस एक्सिस के क्रॉस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेगा, और जैसे ही ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये जो पोजीशन है ये चेंज हो जाएगी, और जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उन दोनों के बीच में हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस है। जस्ट सी इन द नेक्स्ट डायग्राम हियर, सी दिस इन दिस डायग्राम। यहाँ पर हम जो ए बी एक्सिस के क्रॉस रोटेट कर रहे हैं, आपका ये जो पोजीशन था इनिशियली हमने जो कंसीडर किया था सिंगल लूप ऑफ कंडक्टर पोजीशन, उसको हमने रोटेट किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के बाद ये जो पोजीशन थी अभी सेकंड वाले डायग्राम की पोजीशन में आ गया है। जैसे ये सेकंड वाले डायग्राम की पोजीशन में आया, चूंकि हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक लाइंस थी जो कि बिल्डअप हुआ था इन दिस डायरेक्शन। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को देखें तो जैसे ही ये रोटेशन होगा वैसे ही आपका जो ए बी साइड है और जो सी डी साइड है, दोनों ही जो फ्लक्स है उसको कट करने वाली है, राइट। आप इमेजिन कीजिए कि इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जैसे ही ये कंडक्टर का जो पोर्शन है, जो लूप हमने बनाया हुआ है, वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन 90 डिग्री। तो जैसे ये 90 डिग्री रोटेट हुआ, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये जो फ्लक्स है ये कट होगा। जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा, अकॉर्डिंगली ए करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन these conductors. The direction of current is also showing here in this clockwise direction. ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, this will be the direction of the current which will flow in these conductors. And the EMF which is induced here, that is according to the Faraday's law of electromagnetic induction, and the direction of current can be determined by using the Fleming's right hand rule. These are the laws which are applicable here in production of the EMF and the circulation of the current. We have already seen Faraday's law of electromagnetic induction, but if you see Fleming's right hand rule, what is this Fleming right hand rule? See here, this rule says that if you stretch thumb, index finger and middle finger of your right hand perpendicular to each other, just like in this figure you can see right hand or तीनों thumb and both fingers are perpendicular to each other by 90 degree, then thumbs indicate the direction of motion of conductor. ये जो thumb है, this will shows the motion of conductor, that is किस डायरेक्शन में आपके कंडक्टर मूव हो रहे हैं. इंडेक्स फिंगर indicates the direction of magnetic field and
that is north pole to south pole, and the middle finger indicates the direction of flow of current through the conductor, right? So this is the Fleming's right hand rule, जिसके accordingly हमने जो current का direction यहाँ पर determine किया, this is the case, right? So if you apply the right hand rule in the diagram given above, जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था, उसमें हमें क्या दिखाई देता है? उसमें हमें दिखाई देता है कि जो करंट है, करंट का जो फ्लो है वो है A to B की साइड में, और जो दूसरी साइड में करंट का फ्लो है that will be from C to D साइड, right? तो that is why we have seen कि जो करंट का डायरेक्शन है that is flowing in this clockwise direction from A to B and C to D. That makes a closed loop, right? नाउ अब ये जो लूप है कंडक्टर का, इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करते हैं। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये वापस से वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, जो कि फर्स्ट केस में जो सबसे पहला डायग्राम हमने लिया था, जो फर्स्ट केस था दैट वाज इन द वर्टिकल पोजीशन, बट नाउ नेक्स्ट पोजीशन विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, राइट? जिसमें ए बी साइड हमारा ऊपर साइड था, नाउ ए बी साइड विल बी ऑन द बॉटम साइड, लाइक दिस। यू सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने फर्दर 90 डिग्री से रोटेट किया है लूप ऑफ कंडक्टर को, जिसमें ए बी साइड नीचे आ गया है और सी डी साइड ऊपर आ गया है। Again in this case, when you rotate this with 90 degree, there are magnetic flux lines in between these two magnets like this. तो जैसे ही आप इसको मूव करोगे, फिर से आपका जो दोनों साइड्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सी देखने लायक है कि जब आप वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आते हैं, तो जो मैक्सिमम फ्लक्स कट है वो मैक्सिमम होता है, राइट? यानी कि जो मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा वो इन दिस पोजीशन में होगा, जब ये आपकी जो साइड्स हैं वो बीच से कहीं जाकर गुजरेगी। लेकिन जब ये वर्टिकल पोजीशन में चला जाता है, तो उस वर्टिकल पोजीशन में मिनिमम आपका जो फ्लक्स लाइंस है वो मिनिमम कट करने वाली है। इन दैट केस आपका जो जनरेशन होगा दैट विल बी मिनिमम, एंड व्हेनेवर दीज लाइंस आर बीइंग कट ऑन वर्टिकल पोजीशंस, तो उस केस में आपका सबसे ज्यादा होता है। जस्ट लाइक आप ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस के जब कोई भी कंडक्टर्स आपका इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, मान लीजिए कि दीज आर द कंडक्टर्स जो हमने लूप लिया है, जब आपके कंडक्टर्स इस पोजीशन में होंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो सबसे कम कट हो रही हैं। आप देखिए, अगर इस पर्टिकुलर कंडक्टर को आप प्लेस करते हो यहाँ कहीं पे, दिस इज द कंडक्टर लूप, राइट? तो सबसे कम आपका जो कंडक्टर्स है वो कट कर रहे हैं, वाइल अगर इसको आप वर्टिकल पोजीशन में रख रहे हो लाइक दिस, दीज आर द कंडक्टर्स, तो आपका मैक्सिमम फ्लक्स कट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आपका जो कंडक्टर मोशन है वो इस वर्टिकल पोजीशन में आएगा, दैट मींस योर फ्लक्स कट विल बी मैक्सिमम, एंड एज वी नो कि जो ईएमएफ है वो होता है n d phi by dt, दैट मींस जितना ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा उतना ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब जब ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा तब तब हमारा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तब तब जो ईएमएफ है दैट विल बी reduced to almost zero or negligible, we can say. That is why जैसे जैसे हमारा जो पोजीशन है वो घूमता चला जाता है, हमें एक साइनसोइडल वेवफॉर्म मिलता है लाइक दिस। जब भी आपने जो स्टार्ट किया है, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया है वर्टिकल पोजीशन से, तो वर्टिकल पोजीशन पे योर ईएमएफ विल बी मैक्सिमम somewhere here, this will be maximum case. In the second case, second डायग्राम में आपका जो लूप ऑफ कंडक्टर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइंड हो गया है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यू विल हैव मिनिमम EMF, so like this will be the case. In the third position, in the third diagram, again you have vertical position, तो vertical position में opposite हो गया, तो that means you will have a maximum EMF generation but in opposite direction. Further, again if you move this with 90 degree in clockwise direction, you will again have a horizontal position and you will receive this EMF. Like this you will obtain a sinusoidal EMF, right? ये आपका EMF बन जाता है sinusoidal, this is EMF E and this is the angle of theta, ठीक है? तो from here to here this is 0, this is 90 degree. If you rotate 90 degree in clockwise, you will get this waveform. From 90 to 180, you will go 180 degree, you will again receive the maximum EMF, and further if you move again with 90 degree, you will receive EMF 0. Again you go with 90 डिग्री रोटेशन, दैट मींस ओरिजिनल पोजीशन पे आप आ गए हो। ओरिजिनल पोजीशन पे जैसे ही आप आते हो आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है, और एक साइनसोइडल ईएमएफ का जो प्रॉपर साइनसोइडल वेवफॉर्म है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? तो दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल। इफ यू सी हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ पर आपका पूरा एक साइकिल पूरा हो जाता है विथ 360 डिग्री रोटेशन, जिसमें आपने
तीन डायग्राम यहाँ पर शो किए, स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, देन मूव्ड इट विद 90 डिग्री, इट गोज टू 90 डिग्री रोटेशन इन क्लॉकवाइज, फर्दर वी हैव मूव्ड अगेन विद 90 डिग्री, तो फर्स्ट पोजीशन के कंपैरिजन में ये 180 डिग्री से मूव हो गया है, and like this only we move it with 90 degree in clockwise direction and we obtain the waveform of EM. So in this case आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया एट दिस पोजीशन, अगर आप यहाँ पर इसको डायग्राम को कंसंट्रेट करेंगे जिसमें ए बी साइड साउथ पोल के अंडर में है, तो जैसे ही ए बी साइड रोटेट होके नॉर्थ पोल के अंडर में आएगी उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और पोलैरिटी चेंज होने से आपका जो ईएमएफ है वो भी चेंज होगा। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, इनिशियली हमने यहाँ से शुरू किया, आपने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स था, उसके बाद जब आपने इसको रोटेट किया तो यू हैव रिसीव्ड ए जीरो फ्लक्स हियर, जैसे ही आपने इसको फर्दर 90 डिग्री रोटेट किया you have obtained this positive negative maximum EMF, and at this position फर्दर मूव करने के बाद आपको जो रोटेशन मिलता है वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, जिसमें ए बी साइड नीचे आ जाता है, सी डी साइड ऊपर चला जाता है, और इन दिस केस जब आप इसको फर्दर 180 डिग्री से रोटेट करते हो तो ए बी साइड नॉर्थ पोल के अंडर में आ जाता है, सी डी साइड साउथ पोल के अंडर में आ जाता है, जिसकी वजह से ये ईएमएफ आपका चेंज होता है। इसको फर्दर आप एक और छोटे से मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो देयर वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर्स रखा हुआ है एंड दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक लाइंस में इसको रोटेट होना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम किस डायरेक्शन में रोटेट करें, तो लेट अस से वी आर गोइंग टू रोटेट इट इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इन दिस पोजीशन यहाँ पर जब तक ये रहेगा तब तक आपका ईएमएफ जो है वो जीरो रहेगा, क्योंकि मिनिमम फ्लक्स कट हो रहा है कंडक्टर से। जैसे ये रोटेट होगा इन दिस पोजीशन, यहाँ पर आता है, दिस विल बी द पोजीशन आफ्टर 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, सो पोजीशन नंबर 1 पे जीरो ईएमएफ है, पोजीशन नंबर 2 पे यू विल हैव मैक्सिमम ईएमएफ। क्यों मैक्सिमम ईएमएफ होगा? क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स कट किया जा रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स को ये रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। फर्दर यू मूव दिस विद 90 डिग्री, तो ये जो पोजीशन है ये मान लेते हैं ये ए था, ये बी था, तो यहाँ पर ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, राइट। फर्दर 90 डिग्री से मूव किया तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स यू विल अगेन हैव जीरो, दिस इज द पोजीशन नंबर 3। फर्दर इफ यू मूव इट with 90 degree, again you have this as A, you have this as B, that means जो AB साइड था वो पोल्स के अपोजिट चला गया है, और पोल्स के जैसे ही अपोजिट जाएगा you will obtain a negative side of EMF, positive negative maximum, and further you move with the 90 degree अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में जाते ही AB आपका प्रीवियस वाले केस से मैच करेगा, और आपका ये जो EMF है अगेन इट विल गोज टू जीरो। तो दिस इज 1 2 3, दिस इज 4th पोजीशन, दिस इज 5 पोजीशन। अगर इन पोजीशंस को अलग अलग ड्रॉ करें हम, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, फर्दर वी हैव मूव्ड इट 90 डिग्री, दिस इज A, दिस इज B, फर्दर वी मूव इट with 90 degree, this is now A, this is B, further move it with 90 degree, this is A side, this is B side, and finally to complete the 360 degree rotation we get this A and this B. So this is first position, this is second, this is third, this is fourth, and this is fifth. So like this we get the rotation of these loop of conductors in one particular direction, राइट right? और जैसे जैसे ये मूव करता जाता है आपको जो ईएमएफ है वो मिलता चला जाता है, एंड दिस इन दिस वे वी ऑब्टेन द ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ थीटा व्हिच इज बीइंग रोटेटेड। तो एंगल के हिसाब से आप देखें, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, दिस इज हाउ वी रोटेट इट। सो अभी तक हमने ये देखा कि जब एक लूप ऑफ कंडक्टर को रोटेट करते हैं इन बिटवीन द टू मैग्नेट्स, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करते हुए एक ऑल्टरनेटिंग नेचर का ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, राइट, ये चीज हमने देख ली है। नाउ एज्यूम कीजिए कि हमारे पास जो कंडक्टर्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि दिस वाज द लूप ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अगर आप एक कंडक्टर के लूप को ड्रॉ करें तो दिस वाज द लूप ऑफ कंडक्टर। तो अगर इन लूप ऑफ कंडक्टर्स को एक साइड से ओपन कर दिया जाए इस तरह से, और ओपन करने के बाद जिस मोमेंट पर ये रोटेट होते हुए अक्रॉस दिस एक्सिस, ये वो एक्सिस है जिसके अक्रॉस ये रोटेट हो रहा है, ठीक है,
रोटेट करते हुए जब ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही 180 डिग्री शिफ्टिंग हो जाती है, रोटेशन हो जाता है, वैसे ही अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। तो एट दैट सेम मोमेंट जब ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करे, एट द सेम मोमेंट अगर हम इन कनेक्शंस को भी रिवर्स कर दें, ये जो दो कनेक्शंस हैं जहां से हमें पोलैरिटी मिल रही है, अगर हम इन दोनों कनेक्शंस को रिवर्स कर दें तो हमारा जो ईएमएफ है वो ईएमएफ अभी ओरिजिनली हमें एक साइनसोइडल वेवफॉर्म मिल रहा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ दोनों है। तो अगर हम पॉजिटिव साइकिल ऑब्टेन करने के बाद इस मोमेंट पर जहां पर ये पोलैरिटी रिवर्स करता है, वहां पर इन दोनों टर्मिनल्स को अगर रिवर्स कर दें तो एट दैट सेम मोमेंट ये जो नेगेटिव हाफ था, ये नेगेटिव हाफ भी रिवर्स हो जाएगा और आपको एक जो वोल्टेज मिलेगा वो डीसी मिलेगा, इस तरह से मिलने लग जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एसी है और ये आपके पास डीसी है। चूंकि हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो डीसी जनरेटर जो सप्लाई देता है वो डीसी के फॉर्म में देता है। तो दैट इज व्हाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने अभी जस्ट स्टडी किया कि फ्लक्स कट करके किस तरह से एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, नाउ दिस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हैज टू बी कन्वर्टेड इन डीसी बाय सम पार्ट। वो पार्ट का नाम है कम्यूटेटर। तो मशीन के अंदर जनरेटर के अंदर एक पार्ट लगा है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इन दिस कम्यूटेटर वी हैव टू पार्ट्स, बोथ आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये जो बीच में है दिस इज द इंसुलेशन, दिस पार्ट लेट अस से इज C1, दिस पार्ट लेट अस से इज C2, राइट। एंड इनके बीच में जो लगा है दिस इज माइका। माइका इज ए काइंड ऑफ इंसुलेशन, ये इंसुलेशन का काम कर रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये कम्यूटेटर को कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से, लाइक दिस विल बी कनेक्टेड हियर। लेट मी क्रिएट ए डायग्राम इन ए प्रॉपर वे। So here is the diagram. If you see the diagram here, this is the diagram. ठीक है, आप देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो लूप ऑफ कंडक्टर था उस लूप ऑफ कंडक्टर को हमने एक कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। दिस इज द कम्यूटेटर हियर, ये है हमारा कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर के जो दोनों साइड पर 1 और 2 नाम से हमने बनाया हुआ है, दीज आर कॉल्ड द ब्रशेस, इनको हम बोलते हैं ब्रशेस। अभी जब हम कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ब्रशेस का बेसिकली काम होता है करंट को देना और करंट को लेना। इन केस ऑफ जनरेटर करंट को देता है, इन केस ऑफ मोटर करंट को लेता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर से जो भी करंट पास होगा विद दीज पार्ट्स ऑफ कम्यूटेटर ए एंड बी, क्या होगा, इन ब्रशेस के थ्रू वो सर्कुलेट हो जाएगा। तो हमने अभी जो एबीसीडी वाला जो पार्ट था, दिस इज एबीसीडी, अगर आप इमेजिन करो वापस से, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट लगी थी, this was north pole, this was south pole, here we had some magnetic lines। जैसे जैसे ये इस एक्सिस के क्रॉस घूम रहा था इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ये अपनी पोजीशन को 180 डिग्री चेंज करके इस पोजीशन में लाता है, हियर यू सी, दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो रोटेशन हो रहा है, एबी साइड जो पहले नॉर्थ पोल के अंडर में थी, अब वो एबी साइड साउथ पोल के अंडर में आ गई है। यहाँ पर अगर आपके पास मैग्नेट्स लगे हैं तो यू कैन इजिली सी दिस। तो ए बी साइड आपका साउथ पोल में आ गया है, दैट इज 180 डिग्री से आपका रोटेट हो चुका है, और 180 डिग्री पे हमने अभी ऊपर देखा था कि वहां पर पोलैरिटी चेंज होती है। एट द सेम मोमेंट, जिस मोमेंट पर ये पोलैरिटी चेंज होगी, एग्जैक्टली एट द सेम मोमेंट कम्यूटेटर भी रोटेट हो जाता है, और रोटेट होके जहां पहले ए पार्ट था वहां बी पार्ट आ जाता है, और जहां पहले बी पार्ट था वहां ए पार्ट आ जाता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से ये हो रहा है कि जैसे ही ये रोटेट हुआ 180 डिग्री से, पोलैरिटी रिवर्स होने की कोशिश की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर ये पोलैरिटी रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, कम्यूटेटर भी रोटेट हो जाता है, और कम्यूटेटर जैसे ही रोटेट हुआ, ये जो पोलैरिटी थी ये सेम पोलैरिटी रहती है, और आपको जो पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है, यू विल गेट ए डीसी आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर लाइक दिस। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा मीनिंग यही हुआ कि कोई हमारे पास वोल्टेज है जो नेगेटिव पोलैरिटी का है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक नेगेटिव पोलैरिटी का 5 वोल्ट है। इस नेगेटिव पोलैरिटी के 5 वोल्ट को आपने रिवर्स करके -5 वोल्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारे पास एक ऐसा वोल्टेज है जो पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, और 5 वोल्ट मिल रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। -5 लिखने का मतलब है कि ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और ये हमारे पास प्लस का 5 वोल्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट जहां पर ये पोलैरिटी को रिवर्स कर रहा है, वहां पर हमने एग्जैक्टली सेम मोमेंट पर ही कनेक्शन को रिवर्स कर दिया, और कनेक्शन के रिवर्स करने से हमें जो पोलैरिटी मिली वो सेम पोलैरिटी मिलती है जो पहले उसके साथ मेंटेन थी, राइट। तो
अर्लियर अगर आप प्रीवियस वाले केस में देखोगे तो ये जो पोलैरिटी आपको मिलती है, दिस पोलैरिटी यू ऑब्टेन फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री। इसके पहले जो पोलैरिटी आपको मिल रही थी लेटेस्ट से 5 वोल्ट, ये मिल रही थी आपको 0 से 180 डिग्री पे। तो जैसे ही 180 से 360 पे पोलैरिटी रिवर्स होने का टाइम आया, सेम इंस्टेंट पर आपने ये प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया 180 टू 360 डिग्री के बीच में, और 180 टू 360 के बीच में सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद आपको जो पोलैरिटी मिली वो एग्जैक्टली 0 से 180 डिग्री वाली ही पोलैरिटी मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप सेम पोलैरिटी की वेव फॉर्म्स ऑब्टेन कर पाते हो फ्रॉम 0 से 180 एंड फ्रॉम 180 टू 360 डिग्री एज वेल. So this is the basic working principle of DC generator, which is explained by using a single loop generator example. यहाँ पर जो DC generator को हमने समझाया है, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है, that has been done with the help of single loop generator, जिसमें हमने पहले AC वोल्टेज को प्रोड्यूस करना देखा, उसके बाद उस AC को DC कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, ये हमने यहाँ पर देखा है. तो यहाँ से हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है? यहाँ से हमारा सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है कि जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग्स हैं, जिनको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, वहां पर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है दैट हैज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, वो एसी नेचर का है. लेकिन एसी नेचर के जो वेवफॉर्म है, जो ईएमएफ है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा है वो कम्यूटेटर कर रहा है. इसी वजह से कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसी से डीसी का कन्वर्जन कम्यूटेटर कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर. और जो कम्यूटेटर के साथ दो ब्रशेज लगे हैं 1 और 2 से, जहां हमने डिनोट किया है, उन ब्रशेज का सिंपल सा काम इतना ही है कि एक रोटेटिंग पार्ट से करंट को लेना और स्टेशनरी पार्ट को दे देना, क्योंकि स्टेशनरी पार्ट आगे हमारा सर्किट है जो हमने कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस दीज ब्रशेज, राइट, जिसमें से करंट को फ्लो कराना है. ऊपर जितना भी पार्ट है वो सारा एक रोटेटिंग पार्ट है. सो ब्रशेज यूजुअली कलेक्ट द करंट फ्रॉम द रोटेटिंग पार्ट एंड सप्लाई इट टू द स्टेशनरी पार्ट. दूसरी चीज आपने यहाँ पर देखी है कि ये जो वेवफॉर्म हमें ऑब्टेन हुई है, ये वाला वेवफॉर्म, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग. पल्सेटिंग का मतलब है कि दिस इज नॉट ए कांस्टेंट डीसी वेवफॉर्म. जैसा कि आपको पता है डीसी एक कांस्टेंट वेवफॉर्म होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बट हियर यू सी कि यहाँ पर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, अगेन 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0. तो दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग. और ये जो वेवफॉर्म ऑब्टेन हुई है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल लूप जनरेटर. अभी जितना भी डिस्कशन हमने किया दैट हैज बीन डन फ्रॉम द सिंगल लूप जनरेटर. और सिंगल लूप जनरेटर का जो वेवफॉर्म है दिस इज पल्सेटिंग इन नेचर, जो कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जहां पर ये सुटेबल नहीं है. इसलिए अगर आपको एक कांस्टेंट डीसी वेवफॉर्म ऑब्टेन करना है तो आपको जो वाइंडिंग्स हैं उन वाइंडिंग्स का भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं. यहाँ पर हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर लूप को कंडक्टर लिया है जिसके हेल्प से हमने पल्सेटिंग ऑब्टेन किया है. वहीं अगर आपको पास मल्टीपल कंडक्टर्स होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कनेक्टेड होंगे, जिस अरेंजमेंट को हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है. एक नॉर्मल जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं हमारे पास. उस वाइंडिंग्स में बहुत सारे कंडक्टर्स एक स्पेशल अरेंजमेंट में कनेक्टेड होते हैं, और उन अरेंजमेंट से जो हमें वेवफॉर्म ऑब्टेन्ड होती है, दोज वेवफॉर्म्स आर नियरली इक्वल टू द कांस्टेंट डीसी. वो हम कह सकते हैं एग्जैक्टली तो नहीं होगा, बट यस वी कैन से कि हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉइल से, जिनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उनकी हेल्प से हमें जो वेवफॉर्म मिलेगा दैट कैन बी ए स्टेडी डायरेक्ट वोल्टेज. स्टेडी डायरेक्ट वोल्टेज का मतलब है, यहाँ पर अगर आप एक आइडियल डीसी को देखें तो आइडियल डीसी कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बट अगर आप प्रैक्टिकल डीसी में अगर आप कुछ इस तरह का वेवफॉर्म भी ऑब्टेन कर ले रहे हैं तो वो भी नियरली इक्वल टू डीसी ही माना जाता है, बिकॉज it is not fluctuating too much, just like in the previous waveform which was pulsating in nature, right? तो with the help of this armature winding, generator से जो EMF induce होगा that will have nearly equal to the DC, and which is obtained with the help of the armature winding, where we have connected multiple conductors in such an arrangement जिसमें आपको इस तरह का आर्मेचर ऑब्टेन होता है आउटपुट टर्मिनल्स पे. सो आई होप कि डीसी जनरेटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर थ्योरेटिकली हमने बहुत कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, बट उसको समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि थ्योरेटिकली जो वर्ड्स हैं वो हमें कहीं भी मिल जाता है आसानी से किसी भी किताब में लिखा हुआ, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या लिखा है वो हमें समझ में आना चाहिए. तो विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशन हमने वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. डीसी वर्किंग प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमने यहाँ पर समझा है, राइट. तो
फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस वीडियो को देख के प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।